मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य के उत्थान में निम्नलिखित प्रारंभिक राजवंशों का योगदान प्रमुख था: बृहद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, बृहदर्ष वंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा राज्य ही था, पर उसके महत्वाकांक्षी शासकों ने इस राज्य के उत्थान व विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृहद वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश के संस्थापक राजा बृहदर्ष था। बृहदर्ष के पिता का नाम वसु था, जिन्होंने वसुमती की स्थापना की थी। प्रतापी राजा जरासंध बृहदर्ष का पुत्र था। उसकी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरी थी। जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडवों और कृष्ण के विरोध ने उसे अपने उद्देश्य पर सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया था। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंज बृहदर्ष वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर अपने पुत्र को शासक बनाया, जो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। भट्टी नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद हर्यक वंश। बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आसीन हुआ। उसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। गिरिवर्ज यानी राजगिरी बिंबिसार की राजधानी थी। उन्होंने 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। वह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। भट्टिये पुत्र बिंबिसार के अन्य नाम थे सरोनिक और शत्रुजस। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह संबंध बनाने की नीति का भी इस्तेमाल किया। उसने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला, वैशाली नरेश चेटक के पुत्री राजकुमारी चेलना तथा मद्र यानी पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तारित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य जीवक को भेजा था। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी हथिया ली। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। उसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। वह शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वर्षकर या बरसकर नामक अपने सुयोग मंत्री, जो कूटनीतिक भी था, की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। अजातशत्रु को इतिहास में प्रीतहंता, पिता के हत्यारा कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वह एक महान योद्धा और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था। उसने 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयीन जैन धर्म का अनुयायी था। उसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थापित की। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था, जिसे उसके ही आमात यानी शिशुनाग ने नागदशक को 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ कर स्वयं मगध का शासन बन बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अंतिम और बतेश राज्य को हराकर शिशुनाग ने अवंती और बतेश राज्य
को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपने राज्य की राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर के नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद होगा यहाँ। महापद्म नंद वंश का प्रथम राजा था। वह नंद वंश का संस्थापक और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर महान का समकालीन था। उसके शासनकाल में ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में फैली अराजकता और विस्फोट की स्थिति का लाभ उठाया। उसने चाणक्य की सहायता से युद्ध में घनानंद को पराजित कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार नंद वंश का पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन आरंभ हुआ। फारसी आक्रमण। प्राचीन भारत देश यानी ईरान का राजा साइरस शासनकाल 559 ईस्वी पूर्व से 530 ईस्वी पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला ज्ञात प्रथम विदेशी आक्रमक था। उसने 588 ईस्वी पूर्व से 530 ईस्वी पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया। सिंधु के पश्चिम काबुल तक के प्राय सभी कबीले साइरस के अधीन थे। उसने काबुल के पास स्थित कपीसा नामक नगर को बर्बाद कर दिया था। साइरस का उत्तराधिकारी उसके पुत्र कैम्बेसिस फारस का शासक 530 ईस्वी पूर्व से 522 ईस्वी पूर्व के बीच बना। कैम्बेसिस योग्य शासक नहीं बन पाया। डेरियस प्रथम शासनकाल 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व शासक बना तो उसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। भारत डेरियस का 20वां प्रांत था। इसलिए इतिहासकार हेरोडोटस इस तथ्य की पुष्टि करता है। जेरेक्सस प्रथम डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक बना। उसका शासनकाल 485 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी पूर्व तक था। उसने भारत के कुछ प्रांतों को अपने सैनिक जत्थों के निर्माण के लिए उपयोग किया था। जेरेक्स 5 के बाद डेरियस तृतीय 336 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व फारस यानी ईरान का शासक बना। सिकंदर ने डेरियस तृतीय को युद्ध में मार दिया और फारस देश पर सिकंदर का राज स्थापित हो गया। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। ईरान यानी फारस आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का था। सिकंदर महान यूनानी आक्रमण के नेतृत्व करता था। उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह यूनान स्थित मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप 559 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। उसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। उसका भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व से 300 में शुरू हुई और 14 महीना तक भारत में रहा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर ने बाल्यावस्था में से ही विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा था। अपने इस स्वप्न को पूर्ति करने वह भारत पर आक्रमण करने आया था। पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का हुआ युद्ध ऐतिहासिक महत्व का था। चिनाब तथा झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस को हराने में सिकंदर को अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देनी पड़ी थी।
सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिच का युद्ध अथवा झेलम बिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में, यानी 325 ईस्वी पूर्व ये होगा, में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। 328 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने समस्त ईरानी साम्राज्य और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम फेकला था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। गंभीर बीमारी से ग्रस्त सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा था। उसके भारत पर आक्रमण के से भारत यूनान के बीच संपर्क कायम हुआ, जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों कायम हुए। मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश के शासक पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से 298 ईस्वी पर तक रहा। दूसरा बिंदुसार 298 से 269 ईस्वी पूर्व, अशोक 269 से 232 ईस्वी पूर्व, फिर दशरथ 232 से 224 ईस्वी पूर्व, फिर संप्रति 224 से 215 ईस्वी पूर्व, फिर सालिक सुक 215 से 202 ईस्वी पूर्व, देव बर्मन 202 से 195 ईस्वी पूर्व, और सतधवन 195 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व, और फिर बृहदस 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश का 9 शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से युद्ध में हराकर पराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी जीतकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजधानी पाटलिपुत्र बसाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके गुरु विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य अथवा चाणक्य थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जैन धर्मावलंबी चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को सिकंदर के अधिकारियों से मुक्त करवाया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीति से था। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध में चंद्रगुप्त से हारने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया था। युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान क्षेत्र सौंप दिया। एपियानस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है तथा विवाह संबंध की भी चर्चा किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भद्रभाव से ग्रहण किया था। उसके शासनकाल में जैन धर्म काफी प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहा था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय राजनीति व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। उसने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को पालिमबोथरा नाम से पुकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बीता था। वहीं उसने जैन परंपरा के अनुसार उपवास किया हुआ था जब उसकी मृत्यु हो गई, सलेखना विधि से। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है, पाटलिपुत्र नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। नगर के 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का ही बना है, जिसकी भव्यता को पत्थर की नक्काशी से अलंकृत
किया गया है। महल चारों तरफ से सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियों का बसेरा भी बना है और देखने वालों के लिए रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा सौरदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में शिल्पकारों को बहुत प्रोत्साहन व सम्मान प्राप्त था। तमिल साहित्य आहनानूर पुरनानूर वो अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के बतौर उपहार 500 हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जैन परंपरा के तहत उपवास के क्रम में हुई। बिंदुसार 298 से 269 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा और मगध का सम्राट बना। बिंदुसार का शासन काल 298 ईस्वी से 269 ईस्वी पूर्व है। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईस्वी में हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईस्वी पूर्व में हुई। उसने 29 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेटस यानी अमित्र घात कहा गया। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के दरबार में यूनानी यानी सीरियन शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों सुसीम और अशोक को भेजा था। तक्षशिला के विद्रोह को बिंदुसार के मंझले पुत्र अशोक ने कुशलता पूर्वक से दबा दिया था। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, उसके बाद अशोक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य यानी कौटिल्य करता था। बिंदुसार अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। तारकनाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। एथीनियस ने लिखा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर आदि और अपने दरबार में एक दार्शनिक भेज देने का निवेदन किया था। अशोकमान 269 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में होती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका मंझला पुत्र अशोक उसका उत्तराधिकारी बना, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजगद्दी पर बैठने के पूर्व अशोक अवंती राज्य का राजपाल था। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, पर इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। अशोक का कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार हो गया था। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का पालक और शिव का उपासक था, पर कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। अशोक की मां का नाम सुभाद्रिंगी था। अशोक का विवाह महादेवी नामक राजकुमारी से हुआ था, जिससे उसे महेंद्र नामक पुत्र और संघमित्रा नामक पुत्री हुई थी। मस्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का उल्लेख अशोक नाम से ही मिलता है। अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया था।
उसके अन्य उपनाम है कामाशोक, चंडाशोक आदि। अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत संयम, दया, दान, श्रद्धा, सेवा, शुश्रूषा, भाव शुद्धि, सत्य, सोच, कृतज्ञता और दृष्ट शक्ति। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही की थी। अशोक के शिलालेख में अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी एवं ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध कर एक कुआं में उनकी लाश डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के आगम कुआं नामक स्थल पर स्थित है। अपने भाइयों का वध कर ही अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। इतिहास के प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाया था, जिनके नाम है सुदामा, झोपड़ी, कर्ज और चौपार। कलिंग युद्ध में हुए भीषण हिंसा ने अशोक को अहिंसा की पुजारी बना दिया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने ही करवाई थी। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। अशोक का राजधर्म बौद्ध धर्म था। उसके शासनकाल में राजकीय भाषा पाली तथा राजकीय लिपि ब्राह्मणी थी। उस काल में पाली जनसाधारण की भाषा थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेट्री पैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेखों में प्रयोग हुए ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख, अफगानिस्तान से खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख से भारत से मिले हैं। सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख वो उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख इस शिलालेख में पशु बलि और समाज में उत्सव की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में अशोक ने इस अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित हैं। चौथा शिलालेख इसमें भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा वर्णित है। पांचवा शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश वर्णित है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी इसमें उल्लेख है। पांचवा शिलालेख में। छठा शिलालेख इस शिलालेख में आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में इस शिलालेख में जानकारी दी गई है। नौवां शिलालेख इस शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख वर्णित है। 10वां शिलालेख इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया है कि राजा तथा उच्च राज्याधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। 11वां शिलालेख इस शिलालेख में धर्म के विशेषता व व्याख्या वर्णित है। 12वां शिलालेख इस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान करने की बात कही गई है। 13वां शिलालेख इसमें एक तरह तो कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन है, साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही इसमें पड़ोसी राजाओं के संबंध में भी उल्लेख है। 14वां शिलालेख इसमें सम्राट अशोक ने अपनी
जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरणा दी है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो ब्राह्मी लिपि में अंकित है और 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। पूर्व में यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। दूसरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख नहीं, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा में स्थित इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर स्थापित करवाया। दिल्ली मेरठ शिलालेख। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली मंगवा लिया। रामपुरवा स्तंभ लेख। 1872 ईस्वी में कार्लायल द्वारा खोजा गया यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। लोरिया अरेराज बिहार के चंपारण में यही यह स्तंभ लेख स्थित है। नंबर 6, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। बिहार चंपारण बिहार के नंदनगढ़ गांव में स्थित इस स्तंभ लेख पर मोर का बना चित्र पाया जाता है। सम्राट अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमीनदेई है। इस अभिलेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर को घटा देने की घोषणा अंकित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में वर्णित 30 स्थान: सांची, सारनाथ वाराणसी के निकट, रुमीनदेई, अरोरा, निगली लवाग्राम, ब्रह्मगिरी, रजूल और नमराट भ्राबू। अशोक के प्रत्येक शिलालेख में यह घोषणा वर्णित है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख की लिपि व उनके प्राप्ति स्थान। शिलालेख लिपि स्थान: शहबाजगढ़ी शिलालेख खरोष्टी लिपि में था। यह पाकिस्तान के पेशावर स्थान में है। मनसेहरा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान के हजारा जिला में है। सासाराम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। बिहार के रोहतास जिला में है। धौली शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। येरागुड़ी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। मैसूर के चित्तल दुर्ग में स्थित है। पालिक गुंडू शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। अभिमठ कर्नाटक के अभिमठ में स्थित है। बैराट शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कलसी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। उत्तरांचल के देहरादून में स्थित है। गिरिनार शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और जूनागढ़ के पास काठियावाड़ में जिला में स्थित है, गुजरात के। धौली शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। सोपारा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। महाराष्ट्र के थाने के पास स्थित है। जोगढ़ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा के गंजाम जिला में स्थित है। रूपनाथ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। एरागुड़ी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। कंधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक का शान ए कुना अभिलेख इन्हीं लिपियों में कंदहार से प्राप्त हुआ है। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है, जो बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं। इनमें स्थित गुहा लेख में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में अशोक के काल में 5 प्रांत थे। प्रांतों को तब चक्र कह कर संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को
कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था जो विषयपति के अधीन होता था। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति किए जाने के पहले उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इस जांच परख में उनको उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट के राज्यकाज में सहायता देने के लिए 12, 16 अथवा 20 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी। अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत। राजधानी, प्रमुख स्थल। कलिंग की राजधानी तोसली, ये कलिंग के आसपास है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़ इसका स्थल था। प्रासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था। बिहार, बंगाल के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान ये स्थल उत्तरापथ के अंतर्गत आता था। और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि था। विंध्य के दक्षिण क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र दक्षिणापथ कहा जाता था। कौटिल्य अथवा चाणक्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इसे महापात्र भी कहते थे। इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। ग्रामों के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थ आमत प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र राजपुत्र होता था। दोवारिक को राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक को दोवारिक कहा जाता था। अंतर्वेदिक अनंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहते थे। सन्निदाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रादेष्टि कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद एक अध्यक्ष होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक को दुर्गपाल कहते थे। अंतपाल को सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल होता था। मौर्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। प्रशासकों में सबसे कनियानी छोटा गोप कहा जाता था। यह 10 ग्रामों का प्रशासक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यह मंडल 100 समितियों में विभक्त होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। नंबर 1 धर्मस्थलीय यानी दीवानी और कटंक शोधन यानी फौजदारी। मौर्य साम्राज्य में विधि के स्रोत इस प्रकार थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजकोषीय घोषणाएं। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। राजकीय अथवा सरकारी भूमि को सीता भूमि की संज्ञा दी जाती थी। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अशोक के समय में अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य प्रशासनिक समिति और कार्य। प्रथम समिति उद्योग व शिल्प कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशी अतिथियों का अवगत करता था। तृतीय समिति जनता के जन्म मरण का विवरण रखने का कार्य करता था। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य का संरक्षक होता था। पंचम समिति उत्पादित निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय
की समुचित देखरेख करना होता था और षष्ठम समिति विक्रय कर की वसूली करता था। मेगास्थनीज के अनुसार अशोककालीन भारतीय समाज का वर्गीकरण: एक दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा कारीगर, चौथा अहीर, पांचवा सभासद, छठा सैनिक, सातवां निरीक्षक, आठवां गुप्तचर में बटा हुआ था। फिर से अशोक मेगास्थनीज के अनुसार अशोककालीन भारतीय समाज का वर्गीकरण, इसे एक बार फिर से देखते हैं। दार्शनिक, किसान, कारीगर, अहीर, सभासद, सैनिक, निरीक्षक और गुप्तचर, ये 8 भागों में बटा हुआ था। अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इस कर की चोरी करने वाले या किसी प्रकार से इस कर को छुपाने या बचाने वालों के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया। एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहलाते थे। गुप्तचर विभाग महामत्य सर्प नामक महामत्य के अधीन होता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी को नायक कहा जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के रखरखाव का कार्य 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी और साथ में समितियां और सब जातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को अंत महामात्र कहा जाता था। जंगली कबीलों के सैनिकों को अराबीवल कहा जाता था। पूर्ण राजदूत को निर्दिष्ट दूत तथा विशेष दूत को शासनहार कहा जाता था। राज्य के समस्त राजस्व का प्रभावी समाहर्ता होता था। उसकी सहायता हेतु एक संनिधाता होता था जो वस्तुतः मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। अशोक के अभिलेखों में उसके सिर्फ एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख में उसके सिर्फ एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था मौर्यकालीन समाज के प्रमुख आधार थे। मौर्यकालीन सैन्य समिति व उनके कार्य: प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करना था। द्वितीय समिति को यातायात व रसद की व्यवस्था करने का कार्य था। तृतीय समिति के पास पैदल सैनिकों की देखरेख व सुरक्षा का कार्य था। चतुर्थ समिति के पास अश्वारोही यानी घुड़सवार की सेना को समुचित देखरेख करना था। पंचम समिति के पास गज सेना की देखरेख करना था और छठ समिति के पास रथ सेना की सुरक्षा देखरेख हेतु करना था। अशोक के समय में आम लोग सादगी के साधारण जीवन जीते थे। लोगों के जीवन के आधार नैतिकता थी। व्यापार विनिमय का मुख्य साधन मुद्राएं थी। 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने धर्म को सार देते हुए लिखा है कि समस्त जीवधारी अहिंसा के पात्र हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर आदि प्रमुख फसलें थी। अशोक के समय में उद्योग धंधे उन्नत दशा में थी। रेशमी और सूती वस्त्र व्यवसाय अत्यंत विकसित एवं लाभदायी व्यवस्था थे। अशोककालीन मुद्राएं सोने यानी स्वर्ण, चांदी यानी करशासन एवं तांबे, काकनी आदि की होती थी। अशोककालीन शासन व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी पद और विभाग का नाम: आमत्य प्रधानमंत्री होता था। महामात्र प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष होता था। राजुक प्रांतों के उच्चाधिकारी होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता अर्थ विभाग का अध्यक्ष या प्रधान होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा नीति का नियंत्रण करता होता था। प्रादेशिक जिला पदाधिकारी होता था। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था।
पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का प्रधान होता था। सुराध्यक्ष शराब क्रय विक्रय का नियंत्रण करने वालों को सुराध्यक्ष करते थे। मुद्रा विभाग का प्रधान अधिकारी मुद्राध्यक्ष कहलाता था। सूत्राध्यक्ष व्यवसायियों का प्रधान अधिकारी होता था। पनाध्यक्ष बाजार की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी को कहते थे पनाध्यक्ष। वर्ज्य गौशाला निरीक्षक होता था। प्रतिवेदित सूचना देने वाले अधिकारी को प्रतिवेदित कहते थे। दोवारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। देवताध्यक्ष धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वाले को देवताध्यक्ष कहते थे। कर्मांतिक कारखानों का मंत्री कर्मांतिक होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष गणिकाध्यक्ष कहलाता था। युक्त राजस्व संग्रह करने वाले को युक्त कहते थे। अंतपाल को सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक अंतपाल कहलाता था। अशोक के समय के समाज में स्त्रियों को काफी सम्मान व स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनकी दशा उन्नत थी। दास प्रथा प्रचलित थी। उनकी खरीद बिक्री होती थी और उनके आजाद किए जाने के भी कुछ तय नियम थे। नर्तक नृत्यकी गायन वादक माददारी पलवन यानी रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने वाले लोग भी ये समाज में थे। ये वर्ग लोगों का मनोरंजन कर अपना गुजर बसर करते थे। अशोककालीन समाज में स्त्रियां यज्ञादि में भी भाग लेती थी, यानी यज्ञ में भी भाग लेती थी। उन्हें विधवा वैवाहिक संबंध विच्छेद करने तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य शासन 137 वर्षों तक कायम रहा। अशोक की मृत्यु के बाद उसके किसी भी उत्तराधिकारी में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह मौर्य साम्राज्य का संचालन कुशलता से कर पाने में समर्थ हो। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया। अशोक के पौत्र और दशरथ के 8 वर्षों तक राज्यभार संभाला और उसने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। दशरथ के बाद संप्रति शालिक देववर्मन वो सत्ताधारी शासक हुए। बृहदास मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 185 ईस्वी पूर्व में उसने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी सहायता कर राजगद्दी हथिया ली। इसके साथ ही मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्योत्तर काल ब्राह्मण साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सब्सक्राइब शेयर करें।